क्लासेस खेल ली। आज क्लास 9th के लिए हम ग्राफ बनाना सीखने वाला है। जो हमें इक्वेशन मिलती है उससे हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी तक हम ऐसा ग्राफ बनाते थे जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते थे, लेकिन अभी हमें कोऑर्डिनेट्स खुद पता करने हैं जो हमें इक्वेशन मिलेगी उससे, और उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इस ग्राफ के बाद एक क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, जिसकी लैंग्वेज में तुम्हें समझाने वाला हूँ और इक्वेशन फाइंड करने वाला है। ऐसे इक्वेशन तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें इक्वेशन वहाँ से ड्रॉ करनी है, इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सीखने वाले हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 5y = 15। हमारी इक्वेशन थोड़ी टफ सी लग रही है क्योंकि हमारे पास कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो विदाउट कोएफिशिएंट हो। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ, इसके लिए ग्राफ बनाना है। इसका आगे भी क्वेश्चन है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले मैंने गिवन इक्वेशन को मैंने लिख लिया 2x + 5y = 15। क्या लिखा मैंने, 2x + 5y = 15। अब देखो इधर से 5y को ट्रांसफर किया कर दिया, 2x = क्या बन गया 15 - 5y। इसके बाद 2 को डिनोमिनेटर में ले गए, अपॉन में ले गए, x = 15 - 5y/2। x की वैल्यू निकल गई। यदि हमें y की वैल्यू पता चल जाए तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम y की वैल्यू पहले सपोज कर लें = 1, तो y = 1 पुट करेंगे तो x = 15 - 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 1। इसको सॉल्व करते हैं, 15 - 5 बन जा 5 अपॉन 2 चल रहा है, 5 - 5 15 - 5 कितना होगा 10, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5। तो ठीक है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 5। ये टेबल बनानी है लास्ट में, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 5 आ गई। पहले x लिखना होता है, y लिखना होता है। y = 2 पुट करते हैं तो यहाँ 2 पुट हो जाएगा, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, या 10 आ गया। 15 - 10 कितना 5, और 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2.5। तो देखो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2.5। ऐसे हमने 3 पुट किया, 5 3 = 15, 15 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 15 - 15 करेंगे 0 आने पर 2 का डिवाइड करेंगे तो 0, 3 रखने पे 0 आ गया। अच्छा 4 रखने से -5/2 आया, जिसको हम -2.5 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गई टेबल। इससे कोऑर्डिनेट देखो x, y की फॉर्म होती है ना कोऑर्डिनेट्स की, तो हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए। क्या बना 5, 1 कोऑर्डिनेट्स आर 5, 1 2.5, 2 0, 3 -2.5, 4। ठीक है, इसके बाद हमने इनके नेम दे दिए a b c d। यदि हम इनके नेम नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब हमें ये कोऑर्डिनेट एज इट इज, जैसे a लिख रहा है, a यदि हम नहीं देते तो यहाँ हमें लिखना पड़ता 5, 1। क्या लिखना पड़ता 5, 1। इसलिए हमें पहले से इस चीज को सोचना है और हमें क्या करना है, उन कोऑर्डिनेट्स के नेम डिनोट कर देना है। तो इस पॉइंट का नेम क्या है a। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट्स आर 5, 1 2.5, 2 0, 3 और इसके अलावा -2.5, 4। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो पहले हमें x एक्सिस और y एक्सिस बनाना होता है। इसका डिसाइड कैसे करेंगे, अब कहाँ बनाए कैसे बनाए। तुम्हें लग रहा होगा सर ने पेज में इधर की साइड ज्यादा कर लिया है, इधर की बीच में होना चाहिए। देखो मुझे पता है कि x y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो मतलब मुझे नेगेटिव डायरेक्शन तो चाहिए ही नहीं, फिर भी मैंने बना ली। ठीक है, मतलब हम इस लाइन को और नीचे ला सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा इसके अलावा मुझे पता है x में सिर्फ एक ही टर्म है जो मेरे को चाहिए, ठीक है माइनस की, तो मुझे -2.5 तक तो चाहिए एक दो वैल्यू जो ज़्यादा लिखते हैं, तो मतलब इतनी साइड तो हमें इधर चाहिए ही है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, इतना पोर्शन हमें इधर चाहिए, इधर पोर्शन इतना चाहिए, ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, तो हमें देखो 5 कैसे मिल सकता है। यदि हम 1 2 3 4 5 करके चलें तो मिल सकता है, तो 1 2 3 4 5 करके चलो हर ब्लॉक पे। यदि 2 4 6 8 करके चलना है तो 2 4 6 8 करके चलो। तो मैंने चला है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, मतलब स्केल क्या मिला 1 सेंटीमीटर पे 1 का स्केल मिल गया। ऐसे y एक्सिस पे मुझे बड़ा सा बड़ा नंबर 4 चाहिए, तो मतलब इस वजह से भी 1 1 चलता है, तो 1 सेंटीमीटर ऐसे करके हम चले तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इतना स्केल से हमें समझ में आ गया, स्केल समझ में आ गया और हमने
एक्सिस बना लिए और उन पे नंबर डिनोट कर दिए। सबसे पहला कोऑर्डिनेट आता है 5, 1। कौन सा आता है सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट? 5, 1। देखो 5, 1 एक्स जस्ट पॉइंट के लिए हम कहीं भी जा रहे हैं, उस पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले ओरिजिन पे खड़े हो जाना है। किस पे खड़े हो जाना है? ओरिजिन पे। और एक्स की उस डायरेक्शन में जाना है जिसमें डायरेक्शन है प्लस माइनस देख लो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन उधर है तो उधर कितना जाना है? 5, तो 5 तक गए। फिर बाई की साइड में कितना जाना है? पॉजिटिव साइड में 1, उधर जाना है तो 1, इसके सामने का पहुंच गए और पॉइंट डिनोट कर दिया। अब देखो जो तुम्हें ब्लॉक्स बने हुए होते हैं उस ब्लॉक्स में कुछ ऐसे पॉइंट डिनोट करना है, ऐसे, और इसको सर्किल कर देना है। ऐसा नहीं कि तुमने क्या किया, ऐसे इस पॉइंट को डिनोट किया, दिख नहीं रहा और इसको हमने बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, अब कोई लाइन यहाँ से भी जाएगी तो ऐसा लगेगा कि इसी पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ए पॉइंट डिनोट हो गया। इसके बाद 2.5, 2 देखो 0, 1, 2, 3 है हमारे पास, 2.5 है ही नहीं, तो हमें पता है 2 और 3 के बीच में जो एक लाइट मिड में, बिल्कुल मिड में थोड़ी कम डार्क, मतलब ये तो बहुत ज्यादा डार्क होती है, इसके बाद कम डार्क होती है, यहाँ 4 लाइन होती है, मैंने कल बताया था तुम्हें अच्छे से बना के। तो ये जो वाली लाइन होगी मिड वाली, वो क्या होगी? 2.5 वाली लाइन होगी। अच्छा, उस पॉइंट पे हमें पहले डिनोट कर देना है 2.5। ठीक है, पॉइंट लगा के 2.5 डिनोट कर दिया। अब उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे गए, उस लाइन पे चलते गए, कितने पॉइंट तक जाना है भाई की तरफ? 2 पॉइंट तक। तो इसके सामने 2 पॉइंट तक पहुंच गया, क्या डिनोट कर दिया? बी पॉइंट डिनोट कर दिया। ऐसे 0,3 मतलब एक्स पे तो जाना नहीं है, ना इधर ना उधर, वाई पे जाना है, कितना? 3, तो यहाँ से 1, 2, 3 ये पॉइंट आ गया। ऐसे इसको डिनोट कर दिया सी। अब इसके बाद -2.54 ओरिजिन पे खड़े होके माइनस साइड में जाना है, -2.5। ऐसे ही उस जैसे वहां मिला 2.5 ऐसे यहाँ मिल जाएगा। और हमें 4 तक जाना है, तो 4 तक मतलब 1, 2 इसके सामने 4 तक आ गए और इसको डिनोट कर दिया ए बी सी डी। जब हम ज्वाइन करेंगे कभी भी ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? लाइनर ग्राफ। क्या बोलते हैं? लाइनर ग्राफ। हम इसको डिनोट करते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा लाइनर ग्राफ आता है और इसमें स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होती है। यदि तुम्हारी गलती से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, सपोज करो तुम्हारे एक पॉइंट यहाँ आया, इधर ऐसे गलती से ऐसे आ गया, ठीक है, या फिर गलती से टर्न हो गया, यदि ये आया फिर ऐसे टर्न हो गया, तो इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ तो 100% क्या किया है? रॉन्ग किया है। तो हमें या तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सारे सॉल्यूशंस फिर से चेक करने चाहिए, टेबल को चेक करना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स को चेक करना चाहिए, फिर कोऑर्डिनेट सही से डिनोट किए हैं नहीं किए वो तुम्हें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये डिनोट हो गया। अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं है, सिर्फ लाइन बनाने के बाद। लाइन बनाने के बाद हमें देखना है या तो इस साइड या इस साइड, कहीं ना कहीं उस लाइन पे तुम्हें कोई ना कोई साइड पे स्पेस मिल जाएगा, या तो इधर मिल जाएगा या इधर मिल जाएगा। जैसे मैंने इसको और इंक्रीज किया तो इधर एरो लगा दिया, इधर इंक्रीज किया तो इधर एरो लगा दिया। ठीक है, ये सपोज करो ये तुम्हारा पेज है, पर लेकिन इससे पेज से बाहर जा रही है, मैंने एरो लगा दिया। ये लाइन कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, तो जहां कहीं भी स्पेस मिले, ठीक है, या तो लेफ्ट इधर साइड में या उधर साइड में, किधर भी लाइन के दोनों साइड में से किसी भी साइड पे जहां तुम्हें स्पेस मिल जाए, जहां तुम्हें सही लगे, जहां पर लिखने पर तुम्हारा ग्राफ अच्छा लगे, वहां तुम्हें जो क्वेश्चन में तुम्हें लीनियर इक्वेशन मिलती है, जो क्वेश्चन में मिलती है एज इट इज, जैसी मिलती है, ऐसी नहीं कि मॉडिफाइड करने के बाद ये तुमने मॉडिफाइड कर लिया, ऐसा नहीं, जैसा मिलता है वैसी की वैसे तुम्हें ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ये ग्राफ यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस ग्राफ को बनाने के बाद ये लिखना नहीं है लाइनर ग्राफ, ठीक है, हमें जानना है बस क्या है, लाइनर ग्राफ है। अच्छा, ये क्वेश्चन ग्राफ ड्रॉ करना तो हम सीख गए, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें हमने क्या किया, 5 को ट्रांसफर किया, 15 - 5 2 को अपॉन में लगाए, अपॉन 2 y = 1 पुट किया, 5 × 5, 15 - 5/2 क्या हो गया, 10/2 = 5। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 रखने पर 5 × 10, 15 - 10 5, 2 का डिवाइड करके 2.5।
5 3 जा 15, इस बार 3 पुट किया है, 15 माइनस 15 0, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 0, इस बार 4 का पुट किया है, 5 मल्टीप्लाई 4 20, माइनस के 5 आ जाएगा, माइनस 5 में 2 का डिवाइड करेंगे आएगा तो 2.5, लेकिन कैसा आएगा नेगेटिव। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, y की जो वैल्यूज हमने पुट की, x की वैल्यू जो निकलती गई हमने वो अरेंज कर दी। जरूरी नहीं होता कि हमें इसमें इसी फॉर्म में लिखना है, हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको y की वैल्यू निकाल सकते थे 15 माइनस 2x अपॉन 5, ऐसे भी हम कर सकते थे, x की वैल्यू रखते जाते और y की वैल्यू निकालते जाते, पर लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए और हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखो अब तुम्हें क्या मिलेगा। क्वेश्चन कहेगा कि ए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाई x axis, y axis and this line, ठीक है। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टेक्स पता करो। देखो x एक्सिस, अच्छा ये है x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस ये है, और इस लाइन की हेल्प से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, देखो यही तो बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है कि नहीं बन रहा। इस ट्राइंगल के वर्टेक्स पता करना है, तो ये एक वर्टेक्स है, एक तो ओरिजिन है, वर्टेक्स आर 0,0, अच्छा ये क्या है, ये ध्यान रखना ये 7.5,0 है, ठीक है, इधर क्या है 0,3, ये तो हो गए वर्टेक्स। अब फाइंड द एंड, फाइंड द एरिया, एंड फाइंड द एरिया। ऐसे क्वेश्चनों का एरिया निकालने के लिए हमें बेस और हाइट पता होनी चाहिए, बेस और हाइट ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो बेस हम इसको निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बेस पता करने के लिए देखो जो कोऑर्डिनेट तुम्हें मिले हैं, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है कौन कौन से हैं, देखो ये तुम्हें है या नहीं, तो इसमें तुम्हें बेस निकालने के लिए तुम्हें एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस क्या करना है, एक्स के साइड वाला नंबर जो एक्स के पास है फिर माइनस करना है एक्स जो एक्स डैश के पास है, ठीक है। देखो एक्स के पास यहाँ एक नंबर ये, एक नंबर ये, यहाँ तो 7.5 है, यहाँ 0 है, एक्स के पास कौन सा है 7.5, अच्छा एक्स डैश के पास कौन सा रहा फिर 0, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 7.5 आ गई। अच्छा इसके बाद बाई एक्सिस पे चेक कर लेते हैं, बाई माइनस बाई डैश, देखो बाई की तरफ कौन सा है 3 और बाई डैश की तरफ कौन सा बचा 0, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, एरिया का क्या होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इनमें से किसी को बेस ले लो किसी को हाइट ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 कितना आ जाएगा, यदि इसको हम कट करेंगे बाद में 22.5 आएगा शायद, ठीक है, अपॉन में 2 और इसमें डिवाइड करके इसका आंसर यहाँ निकाल लेना है, और क्या आएगा स्क्वायर यूनिट आएगा, क्या आएगा स्क्वायर यूनिट, ना सेंटीमीटर लगाना है ना मीटर लगाना है ना कुछ लगाना है, ठीक है, क्या आएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ भी मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा हमने एरिया निकालना सीख गया, यदि हमें एरिया निकालना पड़ा कभी भी ध्यान रखना, यदि एरिया निकालना पड़ा तो तुम्हें इसे इस तरीके से शेडेड करना होता है, इसको यहाँ 100% शेडेड करना पड़ेगा, यदि तुम नहीं करते हो तो इसका मतलब तुमने ट्राइंगल को ग्राफ के अंदर शो नहीं किया है कि कौन से ट्राइंगल का एरिया तुम निकाल रहे हो, क्योंकि इन्हें तो डार्क कर नहीं सकते, इन्हें तो ग्राफ के अंदर ये तो उसी पेंसिल से तुम बनाओगे, उसी पेंसिल को फिर से फिर उस पर चलाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर देना है शेडेड कर देना, जिससे तुम्हें पता चल जाए या एग्जामिनर को पता चल जाए कि तुमने कौन से ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कभी कभी कि तुम एक ही ग्राफ के अंदर 2 इक्वेशंस की लाइन बनानी पड़े, एक तो ये दे दी और सपोज करो तुमसे कहा था एक इसकी भी बनाओ x माइनस वाई इक्वल टू वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट भी तुम्हें इसी जैसे ये टेबल बनाई थी इसके लिए ऐसे ही इसके लिए भी बनानी है उसी क्वेश्चन में आगे नीचे, ठीक है। जैसे पहले तो ये इक्वेशन लिख ली थी
कोऑर्डिनेट पता कर लिए थे, फिर ये इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। इसके ABCD सपोज कर लिए, इसके PQRS सपोज कर लो और उन्हें भी ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ड्रॉ हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसे अच्छे से समझना है। हो सकता है एक बार में समझ में भी ना आए, बार बार वीडियो को देखना पड़े, तो तुम्हें वीडियो को भी बार बार देखना है। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद हम इसे सीखने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर इज इन ए सिटी। एक सिटी में जो टैक्सी फेयर है इज एज फॉलोज, कुछ इस तरीके से है जो नीचे दे रखा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रेट 8 रुपए। जब टैक्सी में बैठ जाते हैं और 1 किलोमीटर तक की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो टैक्सी का फेयर कितना है, 8 रुपए। ठीक है, फेयर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, ठीक है, बची हुई डिस्टेंस जो आगे की डिस्टेंस होती है के लिए इट इज रेट 5 रुपए पर किलोमीटर। ठीक है, आगे की जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, ठीक है, क्या है आगे 5 रुपए पर किलोमीटर। अब ऐसा नहीं कि जितना आगे जितना भी जाओगे उसके लिए 5 रुपए लगेंगे। ठीक है, पहले 8 लग गए, फिर 5, अब कितना भी चले जाओ 5 लगेंगे, तो मतलब किलोमीटर के अकॉर्डिंग लगेंगे। 1 किलोमीटर 5 रुपए, 2 किलोमीटर 10 रुपए, 3 किलोमीटर 15 रुपए। तो देखो फर्स्ट किलोमीटर, अब जैसे सपोज करो मैं इस टैक्सी के अंदर बैठता हूँ, ठीक है, और मैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ। कितनी डिस्टेंस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो मेरे कितने रुपए लगने वाले हैं। देखो जब मैं चलूंगा तो फर्स्ट किलोमीटर चला तो मेरे 8 रुपए तो लग गए, फिक्स है ये चार्ज, लग गए 8 रुपए। बची कितनी डिस्टेंस मेरे पास, 10 - 1, क्योंकि मैंने 1 किलोमीटर तो ट्रेवल कर ली ना, 1 किलोमीटर तो ट्रेवल कर ली, तभी तो 8 रुपए लग गए मेरे। अभी 1 किलोमीटर ट्रेवल कर ली तो बची कितनी मेरे पास डिस्टेंस, 10 - 1, और इसके बाद इसमें हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई, 8 + 9 5, 8 + 9 5 जा 45, 53 रुपए मेरे टोटल लग गए। समझ में आई। अब तुम्हें कंडीशन क्या है, ये तो तुम्हें दे रखा है x, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की x किलोमीटर, और जितना फेयर लगा टोटल फेयर, ये जो दे रखा है तुम्हें y दे रखा है। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है टोटल फेयर की। देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे टोटल फेयर 22 रुपए लगना है। चलो 22 रुपए लग गया, पर ये लगा कैसे, इसको तो कर दो साइड है। ठीक है, ये तो 22 लग गया। अब अपने हिसाब से फेयर निकालने, दोनों को इक्वल कर देंगे, इतना ही तो है। तो देखो फर्स्ट किलोमीटर 8 प्लस टोटल डिस्टेंस कितनी है x में से 1 किलोमीटर ट्रेवल कर ली, 8 रुपए लग गए ना उसके, तो कितनी डिस्टेंस बच गई, x - 1 बच गई। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टैक्सी, मतलब टैक्सी के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल उसने कर ली वो टोटल x किलोमीटर है। अब 1 तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई। अब इसके चार्ज जो लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 5 रुपए पर किलोमीटर। ये हो गया हमारे हिसाब से फेयर। और दे कितना रखा है टोटल फेयर, y, तो दोनों को कर दें इक्वल, तो y = 8 + 5x - 5, कितना आ जाएगा, y = 5x + 3। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। कितना आसान था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम इसको समझ ही नहीं पाते, हम कंडीशन सोचते सोचते भी भूल जाते, क्या करें क्या नहीं करें। तो अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू रखते जाना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करते जाना है। तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, लाइन बनेगी, तो उस लाइन पर हमें ये इक्वेशन हमें वहां लिखनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ तो बन जाएगा, ड्रॉ द ग्राफ यदि बनाना हो तो। इसके अलावा देखो ये तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से और बनती हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x + y = 100, x + y = 100। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने x1 लिया तो y 99 आएगा, x2 लिया तो y 98 आएगा, इधर तो इतना कम इधर इतना ज्यादा। तो हम क्यों ना वैल्यू भी ऐसी लें, हम ऐसा ना लेके हम x की वैल्यू यदि 30 लें तो y की वैल्यू 70 आएगी, x की वैल्यू 40 लें तो y की वैल्यू 60 आएगी, x की वैल्यू 50 लें तो y की वैल्यू 50 आएगी, x की वैल्यू 60 लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। तो इनसे सॉल्यूशन निकालना आसान होगा ना। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 1 1 क्यों लेंगे, 10 10 लेंगे, 10 20 30 40, इधर भी 10 20 30 40।
आराम से ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो हमें इन चीज़ों का बहुत अच्छे से क्या रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं वो देखता हूँ। एक और क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 4.3 में, ठीक है। 4.3 में एक क्वेश्चन है, देखो, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। देखो, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की इसमें नीड नहीं है कि तुम इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाओ उसके। हालांकि मुझे पता है कि कई सारे क्वेश्चन और नीचे हैं, उसमें क्वेश्चन क्या है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन दी हुई है f = 9/5 c + 30। अब थोड़ी देर के लिए हमें x y नहीं मिले तो हम क्या करें। देखो, क्वेश्चन में जो ग्राफ बनाना है उस ग्राफ में तुम्हें इस चीज के लिए पहले सोच लेना, या तो तुम x एक्सिस बनाओगे, ये y एक्सिस बनाओगे, ये तो बनाना ही बनाना है। तो कौन से एक्सिस को तुम फ़ारेनहाइट मानते हो, कौन से एक्सिस को सेल्सियस मानते हो। तो मैंने क्यों ना इसको तो सेल्सियस मान लिया, डिग्री सेल्सियस, और इसको यहाँ एरो लगा के लिख देना है बस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ एरो लगा के मैंने छोटा सा एरो लगाया और लिख दिया डिग्री सेल्सियस, और यहाँ छोटा सा एरो लगाया डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, लिख दिया। तो मतलब सेल्सियस का काम इधर होगा, फ़ारेनहाइट का काम इधर होगा। अब हमें सेल्सियस में मतलब एट c = 0, तो f की वैल्यू 32, ठीक है, ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे। c और f की वैल्यू तुम निकाल लोगे, इसमें वैल्यू पुट हो जाएगी, होगी नहीं होगी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैल्यू पुट हो जाएगी तो ग्राफ भी बन जाएगा। ग्राफ बनने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अंदर है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। क्लियरली बोला है कि एक्स एक्सिस को तो सेल्सियस लो और वाई एक्सिस को क्या लो, फ़ारेनहाइट, और ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। सेकंड, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, यदि टेम्परेचर 30 डिग्री है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अच्छा, उनकी बात हम बड़ी कर देते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमें पता है हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। क्या कहा उसने, 30 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस इधर कहीं मिलेगा। सपोज करो तुम्हें 5 का ग्राफ लिखना पड़ा, क्या 10 का लिखना पड़ा, 10, 20, 30, 40, तो 30 यहाँ मिल गया। तो तुम्हें इस लाइन पे स्ट्रेट चलना है, ठीक है, चलना है, चलते जाना, और जैसे इस लाइन को कट करे, जैसे ही कट करे वहीं से तुम्हें कट पॉइंट ले लेना है, और जैसे ही कट करोगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वाई एक्सिस पे, ये तुम्हारा फ़ारेनहाइट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ से सिंपली मिल गया। अच्छा, ऐसे भी नहीं करो तो कैलकुलेशन करके देख लो, f = यहाँ से तो करना ही करना है, 9/5 = सेल्सियस की वैल्यू 30 बोली है ना, 32, 5 से 6 टाइम 54 + 32, 4 2 6 5 3 8, आंसर आएगा 86। यहाँ जो नंबर होगा ना वो 100% 86 होगा, ध्यान से रखना, ठीक है। इसके बाद इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री, अगर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात की तो फ़ारेनहाइट इस पे मिलेगा, और फ़ारेनहाइट इस पे मिल गया 95 डिग्री, यहाँ मिल गया 95। इससे मैं लाइन की तरफ जाऊँ, देखो इधर जाऊँगा तो लाइन मिलेगी नहीं, मुझे इधर ही जाना पड़ेगा, इधर गया मैं, इधर गया और नीचे गया इससे, ठीक है। जैसे ही यहाँ आऊंगा नीचे तो क्या होगा, नीचे एक्स एक्सिस पे जैसे ही कट करेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, पुट कर लेते हैं वैल्यू, क्या है 95, एफ की जगह 95, देखो एफ की जगह पे क्या पुट करना है, 95 पुट करना है। अच्छा, करते हैं, 95 = 9/5 × c + 32, 32 इधर आ गया, = 9c/5, इधर से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 2 3, 9 से 3 6, और ये 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में = 9c, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 यहाँ से हटके किस में आ जाएगा, इधर डिवाइड में, और ये कट जाएगा 7 टाइम, 9 7 जा 63, और 7 5 जा 35। तो मतलब c जो ये आगे मिलेगा ये कितने में मिलेगा, 35 पे मिलेगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने तो ग्राफ ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन मैंने कर दिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या होगा। यदि डिग्री 0 सेल्सियस डिग्री हो तो देख लो ये लाइन जो है ना, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, बस इतना देख लो, 0 है ना, ठीक है। तो देखो फ़ारेनहाइट पे कितनी वैल्यू है वहाँ पे, और या फिर हम ऐसे देख लें 0 डिग्री सेल्सियस, यदि ये 0 होगा तो ये F32 होगा, कितना होगा F32, तो ये 32 से पास हो रही होगी ये लाइन,
फैक्ट है। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि इस बार ये 0 हो जाए तो ये कितना होगा, इसको ट्रांसफर कर लेता है तो माइनस के 32 हो जाएगा और इधर बच गया 9c/5, ये इधर आ जाएगा 32 × 5/9, ठीक है। सी 9/5 5/9 बन गया और इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 5 3 15 और 16, इसका कुछ डिवाइड कर लेंगे और आंसर तुम्हें पता चल जाएगा। इसका आंसर आएगा 4 है ना, तो 0 फ़ारेनहाइट डिग्री पे इसका आंसर आएगा -17.8। तो ये चेक करना है हमें, जब फ़ारेनहाइट कहाँ 0 हो रहा है, फ़ारेनहाइट वहाँ 0 होगा जहाँ एक्स एक्सिस पे होगा, तो यहाँ 0 है ना, तो ये वैल्यू हमें चेक करनी है। ये वैल्यू क्या है, माइनस पे ही तो है, एक्स डैश पे जाके मिल रही है माइनस पे, तो इसका मतलब माइनस साइड आएगी तो माइनस, और कौन सी कौन टर्म की वैल्यू है वो लिखना है। Is there a temperature which is numerically the same in both? तो न्यूमेरिकली तो दोनों सेम होने चाहिए, सी और एफ की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट, यदि है ऐसा तो कौन सा है। देखो सी और एफ इक्वल है, ठीक है, सी और एफ दोनों क्या है, वैल्यूज इक्वल है, और जब इक्वल वैल्यूज हैं तो ऐसी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, हमें क्या दे दिया, C = F दे दिया, न्यूमेरिकली तो इक्वल है, चलो कोई बात नहीं, C = F है तो हम तो यही करेंगे कि C की जगह F रख देंगे, F = 9/5 मल्टीप्लाई F = 32, इधर इसको ट्रांसफर किया, F - 9/5F = 32, LCM लिया 5F - 9F = 32, सब्ट्रैक्शन किया 4F/5 = 32, F = 32 मल्टीप्लाई 5/4, अगर रेसिप्रोकल हो गया ये 8 माइनस के 40, मतलब हमें सिर्फ नंबर से मतलब है या नहीं, तो ऐसा नंबर कौन सा है 40, तो क्या आ जाएगा आंसर -40 डिग्री सेल्सियस, क्या आ जाएगा -40 डिग्री। देख लेना ये जब यहाँ 40 होगा तो भी वो 40 पे ही कट कर रहा होगा, इधर से भी 40 इधर से भी 40 जरूर होगा चेक करने पे, ठीक है। पर लेकिन ध्यान रखना ये सेल्सियस नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ये इधर आ जाए तो -40 इधर आ जाएगा, ये भी इधर -40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कहीं इसको सेम नंबर मिलने वाला है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से 4.3 के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। देखो 4.1 4.2 तुमने कर लिए होंगे क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन है। 4.3 के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, 4.3 में ही सबसे ज़्यादा ग्राफ ड्रॉ करना है। उसमें किसी क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि देखो एक क्वेश्चन साइड ऐसा भी है उसमें कि ग्राफ तुम्हें दे रखा है, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें ही 4 ऑप्शन में से ये ग्राफ कौन से का है, ठीक है। तो जैसे मिल गया x + y = 4 मिल गया, एक मिल गया x - x = y, एक x + 2y, एक x - y = 0, ऐसे मिल गया मुझे, ठीक है, x + y = 0 ऐसे मिल गया। और यहाँ तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है, 2 2 3.1 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो ये कौन सी इक्वेशन के लिए ऐसा ये ग्राफ है। तो यहाँ जो तुम्हें पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन पॉइंट्सों को, जैसे ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,0, तो इस पॉइंट के 3,0 को x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 रख के इसमें पुट करके देखो क्या 4 आ रहा है, आ रहा है तो ठीक, नहीं तो नहीं। 3 = 0 हो नहीं सकता, 3 = 2 × 0 हो नहीं सकता, 3 + 0, यहाँ इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3 + 0 = 3, मतलब हो गया ना ये 3, तो ये मैच कर गया, तो ये ऑप्शन ये है। तो इस तरीके से इन ऑप्शंस को भी सेलेक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं 4.3 कंप्लीट है। इसके ऊपर डिपेंडेबल क्वेश्चन NCERT से मैं 1 या 2 क्वेश्चन कल समझाने वाला हूँ, और उसके साथ साथ मैं समझाने वाला हूँ 4.4 और 4.4 बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो वर्क कंप्लीट कर लें, और वर्क कंप्लीट करने के साथ बस इतना है कि मुझे जो टाइम पे वर्क दिया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो है वो कौन से स्टूडेंट हैं, एक तो परिवंशल है जिसने अपना वर्क सबमिट करा दिया है, ठीक है, और शायद ये 9th क्लास में तो शायद परिवंशल ही है जिसने
वर्क सबमिट करा है। बाकी 10th क्लास में कई स्टूडेंटों ने करा दिया था। चलो ठीक है, और इसकी बात करते हैं। चैप्टर 3 का भी मैंने वर्क दिया हुआ है, जो मैं मंडे से पहले चाहता हूँ 7 PM से पहले, वो उससे पहले मुझे सबमिट करा देना है, जिससे मैं चेक करने में टाइम लूँगा तो वो टाइम मुझे प्रॉपरली टाइम मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो तक को पहुँचाने की कोशिश करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में करके बताएं जो प्रॉब्लम हो। और इसके अलावा अपने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।